हाँ तो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ब्लड। ठीक है, हमने पिछली क्लास में सिर्फ ब्लड को स्टार्ट ही किया था। आज हम ब्लड के बारे में डिस्क्रिप्टिवली स्टडी करेंगे आज। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है 7.35 से 7.45 होती है। ठीक है, विस्कोसिटी की हम बात करें तो ये पानी से 5 गुना विस्कोसियस फ्लूइड के रूप में जाना जाता है या 5 गुना गाढ़ा होता है, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। कंप्लीट बॉडी वेट का ये 7 से 8% होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था 7 से 8% ये कंप्लीट बॉडी वेट का जो ब्लड है वो प्रेजेंट होता है। यानी एवरेजन अगर 100 किलो वेट है किसी इंडिविजुअल के अंदर तो 7 लीटर के आसपास उसमें क्या होगा, आपका ब्लड होगा। ठीक है, ब्लड के फंक्शनिंग के बारे में मैंने बताया था कि ब्लड एक सभी ऑर्गन्स को कनेक्टिविटी के साथ में जोड़ने वाला एक ऑर्गन है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो हर एक ऑर्गन तक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है, हार्मोन्स की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिसीव करके लंग्स के पास लाता है और लंग्स से वो एक्सपायरेशन प्रोसेस के दौरान बाहर निकाल दी जाती है। तो बहुत सारे हार्मोन्स जो बॉडी में क्रिएट होते हैं, ऑर्गन्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, उन सभी हार्मोन्स को एक टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाने का काम भी आपका ब्लड ही कंडक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके छोटे से फंक्शनिंग की कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड में मैंने आपको बताया कि पहला इसका जो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन भी आती है, हार्मोन्स भी आते हैं कुछ स्पेसिफिक, उनको भी ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन का संवहन भी ये करता है। ठीक है, कुछ जो ड्रग्स होती हैं जो बाहर से हम लेते हैं, बॉडी के फंक्शनिंग जब अल्टर्ड हो जाती है तो उसमें भी ड्रग्स को ये कंप्लीट उस ऑर्गन तक या उसके रिसेप्टर तक पहुंचाने का वर्क भी यही करता है। तो पहला जो फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा है रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर भी एक मेंटेन करता है और बॉडी का जो बफर सिस्टम है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इसी के द्वारा किया जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे नॉर्मल जो ओरल टेम्परेचर होता है उससे 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। मतलब जो ब्लड का टेम्परेचर मैं अगर बताऊं तो ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, यानी ये इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर इसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि जो ब्लड का जो टेम्परेचर कोर बॉडी टेम्परेचर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन था इसका रेगुलेशन। तीसरा फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में ये इंजुरी से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें बहुत सारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक तीसरा फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन का। और जो इसमें WBC जो होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, वो डिफेंस सिस्टम का भी वर्क करती हैं। इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन भी एक रोल प्ले करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन का भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो मैंने कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था कि इसके मुख्यतः 2 ही कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट इसका प्लाज्मा होता है और दूसरा कंपोनेंट इसका मेन जो कंपोनेंट है दूसरा होता है सेल्यूलर कंटेंट होते हैं। सेल्यूलर कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर सेल्यूलर कंटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये 45% प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं प्लाज्मा की अकेले प्लाज्मा की बात करूं यानी ब्लड प्लाज्मा की बात करूं तो ब्लड जो प्लाज्मा है, ठीक है, वो किसको बोलेंगे, अगर ब्लड के अंदर से हम सेल्यूलर कंटेंट्स को निकाल देते हैं तो जो बाकी का जो वाटरी फ्लूइड्स बचता है उसको हम प्लाज्मा बोल सकते हैं। ठीक है, और ये लगभग डिजोल्व जो सबस्टांस है उसका 50 से 60% इसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है। यानी प्लाज्मा के अंदर जो मेन जो कंटेंट के रूप में जो पाया जाता है सबस्टांस वो भी वाटर ही होता है। ठीक है, इसकी जो अमाउंट है 55% होती है। अगर 100% हम ब्लड सैंपल यदि लें तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसमें कि जो प्लाज्मा है वो क्या क्या फंक्शन प्ले कर सकता है। तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने का वर्क करता है। ये बॉडी के ऑनकोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों को मेंटेन करता है। सेल के ऑनकोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि ब्लड को डिवाइड कैसे कैसे कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे मैं एक आपको डायग्राम सा बनाता हूँ थोड़ा समझने के लिए, जिसमें सबसे पहले जैसे कि ब्लड आ गया होल बॉडी का हमने लिया, जिसमें 55% क्या आ गया, प्लाज्मा आ गया। ठीक है, और 45% क्या आ गया, सेल्यूलर कंटेंट आ गया। अब इस 55% में क्या क्या होता है वो देखिए आप। इस 55% के अंदर प्रोटीन होगी। अब प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन इसमें
तीन टाइप की प्रोटीन होगी। सबसे पहले एल्ब्यूमिन, दूसरी प्रोटीन होगी ग्लोबुलिन और तीसरी प्रोटीन होगी फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। एल्ब्यूमिन एक मेन प्रोटीन के रूप में माना जाता है। इन दोनों का, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशो होता है 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। जो एल्ब्यूमिन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है और सबसे मेन जो प्रोटीन है उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये इम्यूनोग्लोबिन्स का फॉर्मेशन करती है, मतलब ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शन है वो कौन सी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है? ग्लोबुलिन के द्वारा। अगर मैं फिब्रिनोजन की बात करूं तो फिब्रिनोजन जो फाइब्रिन का फॉर्मेशन करते हैं। जब क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो फाइनली जो फाइब्रिन या फाइबर्स का जो फॉर्मेशन करते हैं ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस के द्वारा ब्लड को रोकने के लिए, तो उसमें काम आने वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी है? फाइब्रिनोजन है। कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर जो 55% कंटेंट के अंदर जो 7% प्रोटीन प्रेजेंट होती है, 7% में आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन ये तीनों प्रेजेंट होती हैं। तो यानी प्रोटीन का जो कंटेंट है प्लाज्मा के 55% में वो ओनली कितना परसेंट होता है? 7% होता है। कितना परसेंट? ओनली 7%। अगर मैं अदर सबस्टांस की बात करूं कि अदर सबस्टांस कितने प्रेजेंट होते हैं, तो अदर सबस्टांस 1.5% प्रेजेंट होते हैं अदर सबस्टांस। अब इन अदर सबस्टांस के अंदर गैसेज होती हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, अन्य सॉल्युबल मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ हार्मोन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कुछ सबस्टांस हैं जो प्लाज्मा 55% का 1.5% पार्ट बनाते हैं, क्योंकि 7% का प्रोटीन का हो गया, 1.5% किसका हो गया? अदर सबस्टांस का हो गया। तो अदर में गैसेज आ गई, ग्लूकोज आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए, ठीक है, और यूरिया, यूरिक एसिड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी आ गए। अगर मैं बात करूं कि बाकी कंटेंट जो 55% का जो बाकी कंटेंट है वो किसके द्वारा बना होता है? वो किसके द्वारा? वाटर के द्वारा बना होता है। जो बाकी शेष जो 55% में प्रोटीन और इसको अदर वेस्टेज को हम निकाल दिए जाए तो उसमें जो बाकी जो कंटेंट बचता है जो प्लाज्मा में वो वाटर के द्वारा फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लाज्मा का डिवाइडेशन की 55% जो प्लाज्मा है उसमें कैसे कैसे ये डिवाइडेशन होता है। अगर मैं बात करता हूँ सेल्यूलर कंटेंट की, अगर मैं बात करूं किसकी? सेल्यूलर कंटेंट की, तो सेल्यूलर कंटेंट में आपको पता है 45% होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक तो आरबीसी आती है, दूसरी आती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी आती है प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर मैं सिर्फ डब्ल्यूबीसी की यहाँ पे बात करता हूं तो डब्ल्यूबीसी का डिवाइडेशन यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसोनोफिल। ठीक है, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये 5 डिवाइडेशन किसके हो जाएंगे? डब्ल्यूबीसी के हो जाएंगे। यानी न्यूट्रोफिल, इओसोनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अगर मैं सिर्फ लिम्फोसाइट की बात करूं तो लिम्फोसाइट का भी डिवाइडेशन हो जाएगा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको एक नॉर्मली एक टॉपिक के अंदर बताया, बाकी इसका हम डब्ल्यूबीसी जब पढ़ेंगे तो इसका डिस्क्रिप्टिवली स्टडी भी हम करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है आरबीसी है, क्योंकि सेलुलर कंटेंट 45% होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 3 कंटेंट होते हैं। अब सिर्फ हम पढ़ेंगे कौन सी? सिर्फ आरबीसी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आरबीसी में क्या है? आरबीसी को हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को। दूसरा है आरबीसी जो होती हैं वो उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये अगेन एंड अगेन डिवाइड नहीं हो सकती है। मुख्य पॉइंट है ये अगेन एंड अगेन डिवाइड नहीं हो सकती हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस, एक मैच्योर जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इसका डायमीटर की मैं बात करूं तो 7.2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। किसका? आरबीसी की सेल्स का। ठीक है, अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो बाइकॉनकेव इसकी शेप होती है, बाइकॉनकेव। ठीक है, इसकी शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं इसकी कि इसका जो रेड कलर है आरबीसी का वो किसके कारण होता है? जो इसमें प्रेजेंट पोरफायरिन रिंग है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, वो पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, उसकी वजह से इसका जो कलर है वो कैसा होता है? रेड कलर होता है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन में दे रखा है, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि आरबीसी और एक बाइकॉनकेव सेल्स होती हैं, रेड सेल्स होती हैं। ठीक है,
और मोस्ट ऑफ सेलुलर कंटेंट्स का सबसे ज़्यादा हिस्सा बनाती हैं। लगभग एक नॉर्मली ये 5.5 मिलियन प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी में, ये 5.5 मिलियन के आसपास प्रेजेंट होती हैं। अगर इसकी कंप्लीट हम वॉल्यूम की बात करें तो उसको हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी, जिसको दूसरा नाम है हीमोक्रीट या पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कंप्लीट, यानी परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड वॉल्यूम का आरबीसीज के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है, कंप्लीट ब्लड वॉल्यूम का कितना परसेंट आरबीसीज के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम लगभग 50% आरबीसीज के द्वारा फॉर्म किया जाता है। टोटल ब्लड वॉल्यूम का 50% जो वॉल्यूम है वो आरबीसीज के द्वारा फॉर्म किया जाता है, जिसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। अगर हम एवरेज एडल्ट की बात करें तो ये लगभग 42 से 48%, और एवरेज अगर फीमेल की बात करें तो 35 से 45 के बीच में ये हो सकता है। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जो आरबीसीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो फॉर्मेशन और सिंथेसिस बढ़ा देता है इरिथ्रोपोइटिन का, और जब इरिथ्रोपोइटिन बढ़ता है तो आरबीसीज की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। कौन सा? इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर हीमोक्रीट की वैल्यू कम हो जाए, हीमोक्रीट की वैल्यू कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कंडीशन कौन सी? एनीमिया, मतलब आरबीसीज की संख्या डिक्रीज होगी, आरबीसीज की संख्या डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम का लेवल 65 से अबव चला जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, और ये कंडीशन कंसंट्रेशन बढ़ा देगी, ब्लड को गाढ़ा कर देगी, क्योंकि आरबीसीज का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा ब्लड वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, जिस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं, जिससे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाइयों पे जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, तब भी आरबीसीज का वॉल्यूम में बढ़ जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आरबीसीज का जो वॉल्यूम है एक नॉर्मल वॉल्यूम से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया, हार्मोनल में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हाई एक्सरसाइज, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया एंड डिक्रीज हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। जो इससे रिलेटेड ये एक टाइप से टर्मिनोलॉजी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हीमोग्लोबिन की, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंटेंट में क्या क्या आता है, ब्लड कितना वॉल्यूम गेन करता है, ठीक है, बॉडी वेट का कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, क्या क्या उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूट के रूप में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के मेन कॉन्स्टिट्यूट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलर कंटेंट के मेन कॉन्स्टिट्यूट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, कितने परसेंट वो पाए जाते हैं। ठीक है, और आरबीसीज का फिर हमने डिस्क्रिप्टिवली स्टडी की कि कैसे आरबीसीज एज ए शेप में होती है और कितनी वॉल्यूम में होती है, कितना इसका डायमीटर होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास।